हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी? करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं आंसर अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म आदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और मुकाम बैच में भी आप सभी का स्वागत करता हूं। इस मुकाम बैच के जरिए हम लोग आज इतिहास का तीसरा नंबर लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। उसका आज टॉपिक है रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना। इसका जो हेडिंग है क्या है? रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना। आप लोग को अगर जब पिछले वाले क्लास नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखें। उसको देखने के बाद ये क्लास आपको 100% समझ में आएगा। और जो बच्चे रसायन शास्त्र का क्लास नहीं देखे हैं, जो मिस किए हैं, वो अवश्य देख लें। उन लोग का एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है और आप लोग उस क्लास को देखना ना भूलें, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि वाटरलू का युद्ध। हेडिंग है वाटरलू का युद्ध। आप लोग 1779 क्रांति के बारे में, 69 की क्रांति के बारे में, 79 क्रांति के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे। जिसे यहाँ पे आप लोग कुछ ये 1789 क्रांति जो थी, यहाँ पे हम लोगों ने 1789 क्रांति के बारे में पढ़े थे। तो उसके बारे में फिर नेपोलियन बोनापार्ट का आगमन हुआ था, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। और उसके नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा दिए गए काम और उदारवादी कुछ टॉपिक थे, जलवेराइन संस्था के बारे में हम लोग पढ़े थे। और हम लोग का टॉपिक ये बच चुका था रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना। उसमें हम लोग को पढ़ना है वाटरलू के युद्ध के बारे में और वियना संधि के बारे में। वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी को लड़ा गया था। यह नेपोलियन का अंतिम युद्ध था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है भर भर के। यह नेपोलियन का कौन सा युद्ध था? अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस था, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट था, और दूसरी तरफ से रूस, ब्रिटेन, प्रशा, ऑस्ट्रिया और हंगरी की सेना थी। यहाँ पे आप लोग देखिए, कहने का मतलब एक ओर से अकेला फ्रांस था और इसको हराने के लिए 4 देश लपटे हुए थे। यानी कि अकेला फ्रांस का मतलब नेपोलियन बोनापार्ट था और इधर से 4 देश लपटे हुए थे। इस युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया और कैदी के रूप में उसको एक टापू में भेजा गया जिसका नाम था सेंट हेलेना, जहाँ पर 52 वर्षों की आयु में 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन बोनापार्ट का मृत्यु हो गई। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछता है, पूछेगा वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, फिर नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम युद्ध कौन था और किस युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया नेपोलियन बोनापार्ट, और 1821 में कितने वर्षों की आयु में नेपोलियन बोनापार्ट का मृत्यु हो गया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है। और आत्मसमर्पण करने के बाद किस एक टापू पे जिस टापू पे भेज दिया गया था उसका नाम बताइए, यहाँ तक पूछता है, ठीक है। जब वाटरलू का युद्ध हो जाता है तो उसी समय 1815 ईस्वी में एक संधि होती है जिसका नाम था वियना संधि। वियना संधि का अध्यक्ष कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख, ठीक है। यहाँ से आप वियना संधि से एक क्वेश्चन पूछता है कि वियना सम्मेलन का लक्ष्य या वियना संधि का लक्ष्य क्या था, ठीक है। यहाँ से आप लोग को पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछे या ना पूछे, यहाँ से सब्जेक्टिव लड़ता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी वहाँ से लड़ता है उस टॉपिक से, ठीक है। तो यहाँ पे वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि नेपोलियन के द्वारा यूरोप में राजनीतिक लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना और पुरानी व्यवस्था को लागू करना। कहने का मतलब, जो नेपोलियन बोनापार्ट, सर्दी जुकाम हुआ है उसकी वजह से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। एकदम हालत बंजर है। कहने मतलब पुरानी व्यवस्था को लागू करना पड़ा, ठीक है। लागू करना था। जैसे 1789 से और 1815 तक जो भी घटना घटी हुई है उसे दोबारा न उजागर किया जाए। यानी कि जब वो राजनीति में प्रवेश किया और 1815 तक जब वो राजा बन के हार गया, तब तक जो भी वो अच्छा काम किया हो उसको फिर से दोबारा चलाया न जाए। नेपोलियन के द्वारा जो भी विकास का आंदोलन चलाया गया था उसे दबा दिया जाए और यूरोप में जैसी स्थिति पहली थी वैसी स्थिति कर दी जाए। यह क्या था? वियना सम्मेलन का लक्ष्य था। ये बताइए, इतना घटिया काम कर रहे हैं लोग। ये इतिहास
पढ़ने से हम लोग को कुछ सीख मिलती है कि कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन व्यक्ति खराब है। अब देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं तो सब्जेक्टिव ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 2 टाइम पूछा है कि ने वियना सम्मेलन के 2 उपलब्धियों के बारे में लिखिए। यहाँ से सब्जेक्टिव पूछा है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2 टाइम पूछा है, कम से कम हमने देखा है। और हम लोग जब लास्ट में आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएँगे तो इसके बारे में ज़िक्र आपको अवश्य ही बताएँगे, ठीक है? फिर हम लोग आते हैं वियना संधि के उपलब्धियों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला उपलब्धि क्या है कि नेपोलियन के द्वारा जीता गया क्षेत्र को वापस करने को कहा गया। जो भी नेपोलियन जीता था जितने क्षेत्र को उसको वापस करने के कहा गया। कौन कहा? कहा गया उन चारों देशों ने कहा मिलकर, ठीक है? और इटली को 300 छोटे-छोटे खंडों में खंडित कर दिया गया, करना पड़ा, ठीक है? कर दिया गया। और नेपोलियन को एक भाग मिला, नहीं इटली को पोलैंड का एक भाग मिला। इस प्रकार से प्रतिक्रियावादी शक्ति का विजय हुआ। कहने का मतलब इटली को पोलैंड का एक ऐसा एक भाग मिला जहाँ पे प्रतिक्रियावादी शक्ति का विजय हुआ, ठीक है? और फ्रांस को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया कि फिर से लोग जुड़ ना पाए। फ्रांस पे भारी जुर्माना भी लगा दिया गया। बताइए इतना घटिया काम कर रहे हैं लोग। इन लोग जब हम लोग होते उस समय तो बताइए इन लोगों को क्या बताएं, क्या चीज निकल रहा है मुंह से। कहने का मतलब आप इतिहास पढ़ रहे हैं। देखिए नेपोलियन इतना अच्छा काम किया, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको दबाने का काम कर रहे हैं। बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना और लुई 18वां को गद्दी पे बैठा दिया गया। यानी कि उस समय राज कौन कर रहा था? लुई 16वां। और फिर लुई 18वां को गद्दी पे बैठा दिया गया इस उपलब्धि के बाद, जब राजा हार गया। तो यहाँ से आपको पूछता है मेटरनिक, हेडिंग है मेटरनिक कौन था? मेटरनिक देखिए यही शख्स है, इतना ख़त्म है ये कि इतिहास जब हम पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि मुँह से जो भी निकले इन लोगों के लिए कम है। तो देखिए मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का चांसलर था? यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो ऑस्ट्रिया का, जो घोर प्रतिक्रियावादी राजा था, ठीक है? घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका कहना था, क्या कहना था कि किसी भी राज्य में शासन तो करो लेकिन भलाई न करो। आप ही बताइए, आपका राजा आप पे शासन करेगा और आपको भलाई नहीं करेगा तो आपको कैसा लगेगा? आप ही लोग सोचिए कि ये लोग कितना काम खराब कर रहे हैं कि जैसे हम लोग के लिए बहुत ही, जो निम्न वर्ग है उन लोगों के लिए तो बहुत ही दिक्कत है। फिर यहाँ से पूछता है कि मेटरनिक काल से आप क्या समझते हैं? हेडिंग क्या है? मेटरनिक काल। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मेटरनिक काल से आप क्या समझते हैं, ठीक है? मेटरनिक काल से आप क्या समझते हैं? तो 1815 से लेकर और 1848 तक के जो भी समय है उसे मेटरनिक काल कहा जाता है, ठीक है? यह ऑस्ट्रिया के चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका मूल मंत्र था कि मूल मंत्र क्या था? बाधा पहुंचाना। जैसे में यूरोप में कोई बदलाव ना हो, पहला बाधा हो गया। अब इसी तरह देख लेते हैं। और दूसरा का क्या हो गया? सभी जगह पुरानी व्यवस्था को लागू करना। सभी जगह पुरानी व्यवस्था को क्या करना? लागू करना। शासन करो लेकिन किसी भी तरह का बदलाव ना करो, विकास ना करो, इसका कहना था, ठीक है? अब प्रेस पर भी पाबंदी लगा दिया था इन लोगों ने। नक्खर नूटक भाषण के जरिए जो नेपोलियन बोनापार्ट व्यक्ति को और जितने भी समुदाय के लोग रहते थे उन लोग को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा था, उसको भी ये लोग क्या कर दिया? पाबंदी लगा दिया। स्कूल में भी जासूस लगा दिए कि हम लोग के बुराई के बारे में न पढ़ाया जाए, ठीक है? यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए आज का फिर लास्ट हेडिंग पढ़ लेते हैं। कल से पढ़ेंगे 1830 की यूरोपीय क्रांति, ठीक है? आज पढ़ लेते हैं हम लोग। लास्ट हेडिंग है मेजनी। मेजनी कौन था? तो आप यहाँ से देख लीजिए। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी जनेवा में हुआ था। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी जनेवा में हुआ था। मेजनी को इटली का एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, ठीक है? यह कर्मकांड कार्यकर्ता लेखक था और दार्शनिक भी था। 2 चीज़ था। कौन था ये? लेखक भी था और दार्शनिक भी था। इन्होंने 1830 ईस्वी में
एक नागरिक आंदोलन चलाया जिसका समर्थन तमाम जनता ने मिलकर किया। ठीक है। मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की और तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की गई मेजनी के द्वारा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछता है और आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। और देखिए इसका जन्म याद करने से अच्छा है, इसका जन्म याद करने का एक ट्रिक है। आप लोग ये याद रखिएगा कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसका राजा कब बना था? 1804 में। 1804 के बाद एक साल बाद इसका जन्म हो गया। कौन था ये? मेजनी। तो हम उम्मीद कर रहे होंगे कि जो भी आपको ये टॉपिक आज का पढ़ाया गया रूढ़िवाद, पुरातन रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना और नेपोलियन बोनापार्ट और संधि के बारे में, मेटरनिक के बारे में, मेटरनिक काल के बारे में और मेजनी के बारे में पढ़ाया गया। उम्मीद करते हो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और 1830 के क्रांति के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है। 1830 के क्रांति के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो जो बच्चे PDF लेना चाहते हैं वो 74 93 93 86 46 46 87 पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं और ग्रुप में भी जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। और हाँ, आप लोग का जो रसायन शास्त्र का जो PDF है वो टेलीग्राम पे अपलोड हो चुका है। और जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप जाकर टेलीग्राम पे उस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद रिवीजन मारते रहिएगा। और हम आप लोग को पेपर तक तैयार है तैयारी कराने के लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।